ओम जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे और अज्ञेय जी के बारे में। स्वच्छंदोत्तर काव्य धारा में प्रयोगवाद का विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग शब्द नया नहीं है। प्रत्येक काल के साहित्यकारों ने कुछ न कुछ नया प्रयोग तो किया ही है, किंतु प्रयोग शब्द को लेकर जो वाद प्रचलन में आया उसे आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद की संज्ञा से विभूषित किया गया। सन 1943 ईस्वी से लेकर सन 1950 ईस्वी तक के काल को प्रयोगवादी काल माना जाता है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन सन 1943 ईस्वी से ही इस युग का प्रादुर्भाव हुआ। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने लिखा है कि आधुनिक हिंदी कविता में एक नए वाद का स्वर सुनाई देने लगा है और यह है प्रयोगवाद। हिंदी कवि प्रगतिवाद के राजनीतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा उठा, इसलिए वह अपने ढंग से प्रयोग करना चाहता है और अपने को प्रयोगवादी कहलाने में गौरवान्वित अनुभव करता है। प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि सन 1936-37 ईस्वी के आसपास छायावाद का अवसान हुआ और प्रगतिवाद नवीन युग चेतना को लेकर आगे बढ़ा। प्रगतिवादी साहित्यकार स्वयं को समाज के प्रति उत्तरदायी मान साहित्य में व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा सामूहिक सामाजिक भावनाओं के चित्रण पर बल देता है। इसलिए प्रगतिवादी साहित्यकारों ने इस विचारधारा का विरोध करना आरंभ कर दिया, जो साहित्य को मात्र वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का ही माध्यम मानते थे। ऐसे में कुछ साहित्यकारों ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की मांग उठाई और यह कहा कि साहित्यकार को किसी भी विचारधारा विशेष से न बंधकर स्वच्छंद रूप से अपनी वैयक्तिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इसी को अपना सिद्धांत मान कुछ नए लोगों ने साहित्य सृजन प्रारंभ कर दिया। साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के उदय का एक अन्य प्रमुख कारण यह था कि प्रतीक 1947 ईस्वी के प्रकाशन के समय प्रगतिशील कहे जाने वाले कई कवियों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होने लगा था। नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर आदि कुछ ऐसे प्रगतिशील कवि थे। इन कवियों ने इस प्रक्रिया में प्रगतिवाद पर दो आरोप लगाए। एक तो यह कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है, जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगाया कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कला पक्ष की उपेक्षा करता है तथा विषय वस्तु के संबंध में भी संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। अज्ञेय प्रगतिवाद की सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक बनकर आगे आए। अतः जब प्रतीक का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वे सभी पुराने प्रगतिशील कवि जो प्रगतिवाद से असंतुष्ट तथा वे नए कवि जो अभी अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाए, अज्ञेय और प्रतीक के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। इस प्रकार अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर उभरे। अज्ञेय ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच भेद माना। उनके अनुसार मानव के प्रति दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक में मानव व्यक्ति पर आग्रह है, अर्थात व्यक्ति के रूप में मनुष्य केंद्र में है। दूसरे में मानव सामाजिक इकाई के रूप में है। पहले में विषय के प्रति आग्रह है, साथ ही सौंदर्य और रूप विधान के प्रतिमानों को अस्वीकार करते हुए चलती है, जबकि दूसरे का आग्रह विषय पर नहीं, विषय की स्थिति पर है और वह रूप विधान की परवाह नहीं करता। अज्ञेय के कथन का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवाद के विषय में के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रहता है और कला पक्ष की उपेक्षा रहती है, जबकि प्रयोगवाद में रचना का कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध नहीं रहता। साथ ही साथ उस समय सामूहिकता की भावना के शिथिल पड़ने के साथ व्यक्तिवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया।
दूसरी ओर विश्व पैमाने पर अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव ने भी लेखकों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देशों ने कम्युनिस्ट देशों और मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया। इस प्रचार ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। इस बात को प्रमुखता दी जाने लगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोत्तम मूल्य है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वहाँ लोकतंत्र और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं हैं। प्रयोगवाद के उदय में इन परिस्थितियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा कलात्मक श्रेष्ठता की बजाय प्रचार को अधिक प्रश्रय दिया जाना भी प्रयोगवाद के उदय के कारणों में शामिल है। प्रयोगवाद के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के प्रयोगवादी मतों को अगर सुन लिया जाए तो भी सही है। प्रयोगवाद का स्वरूप। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ समय से ही हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह प्रयोगवाद के बारे में लिखते हैं, प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक ह्रासोन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ावा है। डॉक्टर रामतरस मिश्र के अनुसार प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया। उसने व्यक्ति के अंतः संघर्षों, क्षणों की अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाओं और मन की विभिन्न स्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखीं, फ्लैश दिए। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के बारे में लिखते हैं, एक गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से ही नहीं, सिद्धांत रूप से भी दुरूह हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने काव्य को प्रयोग का विषय माना। उनके इस कथन से ही काव्य में प्रयोग को लेकर चर्चा बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रगतिवादी काव्य से भिन्न कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रयोगवादी कवि सिर्फ प्रयोगशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। काव्य के कला पक्ष और रूप पक्ष पर बल देते हुए भी प्रयोगवाद सिर्फ काव्य का कलावादी आंदोलन नहीं है, बल्कि इससे अधिक वह काव्य के क्षेत्र में नए विचारों और मतों का वाहक भी है। अज्ञे ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। अज्ञे के इस कथन में केवल प्रयोग को वाद मानने से ही इनकार नहीं है, बल्कि किसी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता को भी आवश्यक मानते हैं। अज्ञे का मानना है कि काव्य में किसी विचारधारा के प्रति आग्रह से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही आदि कवियों समीक्षकों की दृष्टि में भी प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक और अभिव्यंजना का आंदोलन है। अज्ञे यह मानते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो इस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा सत्य को अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। प्रयोगवाद के बारे में अज्ञे और अन्य लेखकों के कथनों से तीन प्रकार के निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, प्रयोगवाद में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। दूसरा, प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा,
प्रयोग का संबंध नई विषय वस्तु की खोज से भी है और उस विषय वस्तु को प्रेषित करने के ढंग से भी है। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ, इसलिए स्वाभाविक भी था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को, विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को श्रेयस्कर मानता और माना भी। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए इन बातों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। पहला है यथार्थवाद का आग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका एवं राजनैतिक अस्थिरता के कारण छायावादी कवियों द्वारा बनाया गया आदर्श एवं कल्पना का गगनचुंबी महल भूपतित हो गया था। ऐसी स्थिति में यथार्थवाद का आविर्भाव होना स्वाभाविक था। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्रायड के मनोविज्ञान पर आधारित अति यथार्थवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। प्रयोगवादियों के यथार्थ के प्रति आग्रह के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि छायावादी कवि प्रायः प्रकृति की मोहक पृष्ठभूमि में अथवा सुंदर प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहे, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ अप्सरामयी नारी को स्वप्न स्थित गरिमामय पद से उतारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया और इस तरह नारी सौंदर्य के उपमान भी स्वभावतः पदच्युत हो गए। और व्यक्तिवाद, प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया। नदी के द्वीप कविता में अज्ञेय ने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वीप के समान है और काल रूपी नदी के बीच दृढ़ता से अवस्थित रहता है, जो समाज रूपी भूखंड की तरह नदी को गंदला नहीं करता। नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति और समाज अलग अलग हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्यवर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो वैयक्तिक असंतोष से उपजी है। छायावाद में भी मध्यवर्ग का ही व्यक्ति केंद्र में था, परंतु वहां उसकी चेतना ऊर्ध्वपूर्ण थी। वह आत्मविकास की ओर अग्रसर था। उसकी व्यक्ति चेतना सामंती रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। प्रगतिवाद ने इस मध्यवर्ग के व्यक्ति को समाज से और सामूहिक चेतना से जोड़ा। इसके कारण मध्यवर्ग के व्यक्ति में व्यक्तिवादिता का उदय नहीं हुआ, परंतु प्रयोगवादी दौर में मध्यवर्ग का असंतोष सामाजिक धरातल पर व्यक्त होने की बजाय वैयक्तिक धरातल पर व्यक्त हुआ। समाज से कटा हुआ व्यक्ति केवल अपने दर्द को व्यक्त करने लगा। आशा और विश्वास की जगह निराशा और अनास्था ने ले ली। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावनाएं ही प्रमुख होकर बोलती रहीं। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, प्रयोगवादी कवियों में हृदय की अपेक्षा बुद्धि से काम अधिक लिया है। उनके भीतर संदेह है, प्रश्न है, वह समाज से भयभीत जान पड़ता है। फलतः बौद्धिकता संबंधी तर्कवाद का आश्रय ग्रहण कर मन में शंका को स्थान देता है। उदाहरण के लिए हरि घास पर क्षण भर कविता में अज्ञेय प्रेमाभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक वास्तविकता को नहीं भूलते। प्रेम की भावना के एक आयाम यह भी है कि व्यक्ति प्रेम में डूबकर दुनिया की सुध-बुध खोने की बजाय वह समाज के प्रति उदात्त और जीवन के प्रति अधिक संघर्षशील बने। तब तो प्रेम को मजबूती से समझा जाए और प्रेम मजबूती देता है, यह महसूस किया जाए। सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण, कलागत विशेषताएं प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं और इसमें जो है कि भाव, भाषा, शैली, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी क्षेत्रों में इनकी नवीन मौलिक उद्भावनाएं देखने को मिलती हैं। प्रयोगवादी प्रमुख कवियों में अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। हिंदी कविता में प्रयोगवाद की चर्चा तार सप्तक संग्रह 1943 से शुरू हुई। प्रतीक पत्रिका से उसे बल मिला। दूसरा सप्तक से उसकी स्थापना हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि इन रचनाओं में छपी सभी कविताएं प्रयोगवादी हैं। कविताएं तो प्रतीक में मैथिली शरण गुप्त, पंत और नवीन से लेकर नागार्जुन, त्रिलोचन आदि तक की छपी और सप्तकों में रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र को रखा गया है। लेकिन प्रयोगवाद संबंधी जो औसत धारणा बनी है वह इन सबके बावजूद केवल अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि की रचनाओं के आधार पर। और अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। अज्ञेय के बारे में जो चर्चा करनी है आगे, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान पर हुआ। ये सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण हैं। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। उनके साथ इन्हें श्रीनगर, नालंदा, पटना, लखनऊ, लाहौर, बड़ौदा, मद्रास आदि स्थानों में जाने और घूमने का अवसर मिला। इनकी माता का नाम अयंती देवी था। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने
1925 ईस्वी में हाई स्कूल और 27 में इंटर पास करने के बाद 1929 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा फार्मन कॉलेज लाहौर से प्रथम श्रेणी में पास की। सन 1930 में एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध की परीक्षा लाहौर से ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, किंतु उत्तरार्ध नहीं कर सके और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। आज़ाद से इनका यही परिचय हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण ये ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन बने। सन 1930 ईस्वी के नवंबर में जलियांवाला बाग के पास से अज्ञेय केवल कृष्ण और देवराज को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1940 ईस्वी में संतोष जी के साथ इन्होंने विवाह किया और कुछ दिनों बाद अगस्त में इनका संबंध विच्छेद हो गया। फिर 7 जुलाई 1956 ईस्वी को अज्ञेय ने कपिला के साथ एक मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। अज्ञेय जी को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यायावरी इनके जीवन की विशेषता रही। पत्रकारिता एवं आकाशवाणी के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल थी। सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक जैसी पत्रिकाओं के साथ इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य एवं तार सप्तक, दूसरा सप्तक एवं तीसरा सप्तक का संपादन भी बड़ी ही कुशलता से किया। आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवाद एवं नई कविता में उनके व्यक्तित्व की छाप मिलती है। कविता के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा विवरण, निबंध, समीक्षा आदि क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान रहा, किंतु अज्ञेय की कीर्ति का आधार उनका काव्य लेखन ही रहा। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने लिखा है कि भग्नदूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा आरंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। इस धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। उनका स्वर आहंग से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम गंध से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यंत्र सभ्यता से लेकर लोक परिवेश तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। यह बात और है कि इस व्याप्ति में सर्वत्र संवेदनशीलता या अनुभूति साथ नहीं देती। कहीं कहीं कोरी बौद्धिकता या शुष्क बोध उभर कर आता है। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय की नई काव्य यात्रा शुरू होती है, जो बाद में इत्यलम में संग्रहित दिखाई पड़ती है। अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित तो करती है, साथ ही कभी कभी नवीन सूक्तियों के रूप में भी करती है। जैसे दुख सबको मांचता है कविताओं में कभी व्यंग्य के रूप में, कभी युग चिंतन और बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है, जो संवेदना अनुभूति के अंतरंग भाव से जुड़ी न होने के कारण बिंब रचना के बावजूद बहुत दूर तक प्रभावहीन हो जाती है। अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है, उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। संवेदना और बौद्धिकता की यह सहयात्रा जहाँ रूमानी परंपरा को तोड़कर नए सौंदर्य बोध से संपन्न स्वस्थ काव्य की सृष्टि करती है, वहीं बौद्धिकता का अतिरेक शुष्क, दुरूह और नव रहस्यवादी कविता को जन्म देता है। अज्ञेय की छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि की सृष्टि से विशिष्ट और सक्षम हैं। वे चाहे व्यंग्य करती हों, चाहे कोई सौंदर्य अनुभव जगाती हों, चाहे रूप की अभिव्यक्ति करती हों, और इस तरह से अज्ञेय ने काव्य को जीवन की साधना माना है। उनके काव्य में अनुभूति की गहनता, अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता है। उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों को जैसे चाहा है बिठा दिया है। इनके यहाँ मौन भी अभिव्यंजना है। समसामयिक परिस्थितियों का पूरा प्रभाव इनके काव्य पर पड़ा, जिससे इनकी कविताएं युग चेतना के अनुरूप ही हैं। इनकी कविता में निरंतर विकसनशीलता के दर्शन होते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। भाव, भाषा, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों से उनके काव्य में नवीनता है। उन्होंने अपने काव्य में अधिकतर विचारों की अभिव्यक्ति प्रतीकों एवं बिंबों के माध्यम से की है, जो अपना मार्मिक प्रभाव छोड़ जाती है। इनके काव्य में ईश्वर, प्रेम और प्रकृति के अतिरिक्त बहुत से सामान्य विषयों, दीप, घर, झांकी, सैनिक आदि पर भी इन्होंने लिखा है। प्रकृति का प्रयोग अधिकतर भावनाओं को रंजित करने के लिए हुआ है। चिंता काव्य का विषय प्रेम है। विश्वप्रिया में प्रेमी और एकायन में प्रेमिका का आत्मनिवेदन है। इत्यलम काव्य संग्रह 4 भागों में बटा है। बंदी स्वप्न, हिहारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी का ईहा। हरी घास पर क्षण भर इनकी पहली प्रौढ़ कृति कही जा सकती है। इसमें भी केंद्रीय विषय दुख ही है। कवि के अनुसार दुख हमारे व्यक्तित्व को निखार कर हमें संकीर्णता से ऊपर उठाता है। इस कृति में मुक्त छंद को नई गंभीरता, नई शक्ति, नई गरिमा मिली है। और अज्ञेय के काव्य में साम्यवादी भावना, शोषण के प्रति आक्रोश भी है। अज्ञेय के काव्य में जीवन की विडंबनाओं के साथ आत्मान्वेषण भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञेय में अंतः विरोध पर्याप्त मात्रा में है। वे असामंजस्य की खोज में भटकते रहे और इसी प्रयास में विविध रूपों में उभरे, और कभी राष्ट्रवादी, कभी मानवतावादी, कभी बुद्धिवादी, तो कभी रहस्यवादी बने। वह सत्य अन्वेषक हैं।
आगे की रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार आदि।